वीडियोस में जिसके बारे में बात करने बैठे हैं वो हमारा एक निजी इंटरेस्ट भी है, क्योंकि एजुकेशन को बिलोंग करते हैं। पिछले 30 ईयर्स से एजुकेशन सेक्टर को देखते हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख जब एक स्टेट के रूप में था और आज जेके यूटी और लद्दाख यूटी के रूप में है, बड़ी करीब से देखा एजुकेशन को और बार बार पॉइंट उठाया भी है कि शिक्षा के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और आज जिस तरीके की रिपोर्ट पीपल्स फोरम ने निकाली, उसने ये चीज़ हमारी साबित कर दी। हम लोग डिफरेंट क्वार्टर्स पे, मेरे साथ मैं बात उन लोगों की कर रहा हूँ जो भारत से प्यार करते हैं, भारत की नेशनैलिटी को समझते हैं, भारत को एज ए नेशन भी समझते हैं, भारत को एज ए कंट्री भी समझते हैं। क्योंकि हम लोगों ने जब 370 की एब्रोगेशन हुई, उसके पहले 2 साल पहले जब किसी बड़े लीडर, पॉलिटिकल लीडर ने यहाँ पे जो अपने आप को एक स्टेट के हेड मानते हैं और वो किसी मैनेजमेंट से चीफ मिनिस्टर भी बन जाते हैं, कहा था कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा कंधे ढूंढने के लिए, तिरंगा उठाने के लिए। तो हमने हज़ारों फ्लैग्स को जो है वो बांटा था। हर जम्मू कश्मीर के अंदर हमने जम्मू के थिएटर्स में एक कैंपेन चलाया था, अनकंडीशनल इंडियंस, और ईश्वर की कृपा, ईश्वर का आशीर्वाद हमें मिला और वो कंडीशन ख़त्म हुई। 370 का बूथ यहाँ से चला गया। लेकिन जिस तरीके की डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं वो बताती हैं बड़े अच्छे ज़ोर ज़ोर से कि भारत के लोगों को ये पता लगे कि उनके टैक्स से, उनकी टैक्स की मनी से, उनकी हार्ड अर्न मनी से जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर कश्मीर डिवीज़न में किस किस्म के लोगों को सरकारी नौकरियां दी गई, किस किस्म के लोगों को एजुकेशन में भर्ती किया गया। और इसका एक बहुत बड़ा इंक्वायरी का रिक्वायरमेंट है, जिसकी तरफ मैं इशारा करने की कोशिश करूँगा। रहबर तलीम करके एक अपॉइंटमेंट हुई थी, 1500 के ऊपर लगाया गए थे लोग। 2001 या 2002 की बात होगी। और उसमें बेसिक मैट्रिक पास की अपॉइंटमेंट्स भी हुई। फिर यहाँ पे एक और तरीका भी है, जम्मू कश्मीर में उर्दू की कुछ स्पेशली क्वालिफ़िकेशन लेके कुछ लोग आते हैं और एक सिंपल सा एग्ज़ाम दे के ग्रेजुएट भी हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रीज भी ले लेते हैं और उनकी अपॉइंटमेंट भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में हुई है। और जो ये आज मसला हमारे सामने आया, रवीश तुझे तो इसके बारे में पता ही होगा, क्योंकि तूने भी मकबूल भट्ट के पोस्टर्स को देखा होगा। जब हम कश्मीर में जाते थे 2004-05 की मैं बात करूं, हम हैरान होते थे कि रिपोर्ट क्यों नहीं कोई कर रहा। जितने भी यहाँ पेपर चल रहे थे, जितने भी यहाँ पे पोर्टल तो थे ही नहीं, जो नेशनल मीडिया हाउसेस के यहाँ पे जर्नलिस्ट काम करते थे, उन्होंने भी कभी इसके पर बात नहीं की। और जब नारे लगे JNU में, तब जाके इनको पता लगा कि किस किस्म के हालात हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, और हम लोगों ने भुगते हैं वो हालात। आज जर्नलिस्ट भी हमने भुगते हैं, एजुकेशनिस्ट भी हमने भुगते हैं। हमें टारगेट भी किया गया, हम चोर मचा रहे थे, लेकिन बाई चांस ये था कि टेक्नोलॉजी नहीं थी, फ़ोन पे बता रहे थे। 2008 तक तुम फ़ोन कर रहे थे जी न्यूज़ को, स्टार न्यूज़ को। मैंने फ़ोन किया कि सर जम्मू में इतने हालात ख़राब हो रहे हैं, टेररिस्ट जो है वो एक सॉफ्ट फेस लेके, नैरेटिव वाले मूड लेके डिबेट डिस्कशनों में टीचरों के थ्रू, प्रोफेसरों के थ्रू एंटर कर चुके हैं और वो काम कर रहे हैं, सुन के राजी नहीं थे। और फिर जाके बड़ी मुश्किल से सेंटर में कहीं खबर पहुंची 2008 की जब पोजीशन आई कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ये अमरनाथ की लैंड नहीं लेने दे रहे थे। आप समझे ना बात को? तो ये उसका ये एक ना, जिसको बोलते हैं ना, एक एक्सपोज है कि बहुत माइन्यूटली देखना पड़ेगा। 1593 करोड़ की ग्रांट है, 991 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। वो कहाँ खर्च हुआ है, क्यों इन बुक्स को लिया गया, इनका मेरिट क्या था, क्यों दिल्ली का जो पब्लिशर है जिसके बारे में ओबराय के जो ओनर्स हैं, आज उन्होंने स्टेटमेंट दी ना रवीश, बिल्कुल उन्होंने कहा कि मैंने दिल्ली के पब्लिकेशन से ली और दिल्ली के पब्लिकेशन हाउसेस की अलाइनमेंट किसके साथ है। मैं इसको जोड़ूंगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, जो मेरे को ऑडियंस सुनती है, कि आप इसमें सोनम वांगचुक का एंगल लें। आप समझे कि किस तरीके से इंडिया के यंग माइंड्स को उसी तरीके से डोप करने की कोशिश की जा रही थी कि उनके जो मेंटर्स बने हैं आज वो कॉकरोच पार्टी बना के बैठे हुए हैं और यंग जनरेशन को कह रहे हैं कि आपके बुजुर्ग आपको कॉकरोच समझते हैं, और उनको प्रोवोकेशन की जा रही है। और एक तरफ से बुक्स दी जा रही हैं, और ऐसी बुक्स पढ़ के ही जो अंदर हुए हैं ना अभी, क्या नाम है उनका, खालिद और उमर खालिद एक और भी है ना, जिसने कहा था चिकन नेक वाली बात की थी। बिल्कुल ये वो यही लिटरेचर पढ़ाए जा रहे हैं कश्मीर के नैरेटिव वाले। और कश्मीर का नैरेटिव क्या, 15,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया टोटल, 1500 कितना स्क्वायर किलोमीटर है वो बोलते हैं हम उसको, 15,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हम लेके चलते हैं। और उस एरिया को इतना डोमिनेट बना दिया गया कि वहां के टीचर्स आज एक्सपोज हुए, वहां के एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो लॉबी है वो एक्सपोज हुई।
और ये एक्सपोजर जो है इसके बारे में लोगों को अवेयर करना जरूरी है पूरे भारत के। तो इसलिए जो आज आप डिस्कशन करने वाले हैं, बीइंग अ कश्मीरी पंडित फ्रॉम कश्मीर, फ्रॉम अनंतनाग, फ्रॉम जम्मू, आई एम टॉकिंग, वी आर नॉट रिप्रेजेंटिंग राइट नो द वैली विच इज टोटली मेड अ प्लेस ऑफ मिस एडवेंचर्स। और आज जो सामने बात आई ना, 8 सस्पेंशन नहीं चाहिए इसमें रवीश, इसमें डिसमिस OWG के लेवल पे चाहिए। और दिस शुड बी ट्रीटेड केस, दिस शुड बी ट्रीटेड एज ए सेडिशन। इसको आप देशद्रोह के तौर पे लीजिए कि जब टीचर गलत करने पे आ गया, मकबूल भट्ट जैसे आदमी को, शबीर शाह जैसे लोगों को वहां पे ग्लैमराइज किया गया, शहीद आजम किया गया। और सबसे बड़ी जो ऑब्जेक्शनेबल बात है, भारत की इंटेग्रल सोवरेनियन आइडेंटिटी को, जो कश्मीर में, जम्मू में एक एक इंच में एग्जिस्ट करती है, जो PAJK में एग्जिस्ट करती है, उसको चैलेंज करके बोला गया क्या बोला, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। क्या कश्मीर ही है खाली? और कश्मीर वैली सारी दुनिया को डिस्क्राइब करेगी व्हाट इज द ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी ऑफ दिस एरिया। महाराजा का जम्मू 1820 का गायब हो गया, 1822 की टेरिटरी गायब हो गई, और यही पढ़ाया जा रहा है कश्मीर के सिलेक्टिव बच्चों को। आप सोचो, ये मेन स्ट्रीम की अगर हालत है तो व्हाट अबाउट दी स्कूल्स विच वर ऑपरेशनल अंडर जमात? आप किस किस्म के बच्चों को हैंडल करेंगे, किस किस्म के यंग माइंड्स को हैंडल करेंगे? तो भारत के लिए बड़ा अलार्मिंग है, इसके ऊपर समझना। और कुछ पॉइंट्स आपने भी इसमें हाईलाइट किए थे, मैं चाहता हूं वो भी जनता को बताएं। बिल्कुल, देखिए जो मकबूल भट्ट की जो इसमें व्याख्या की गई है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान भी इतनी इज्जत से उसकी व्याख्या नहीं करता जितना इस किताब के अंदर लिखा गया है। इंडियन हेल्ड कश्मीर यूज़ किया गया है वर्ड जब मकबूल भट्ट के कारनामे बताए गए, और उसके कारनामे जग जाहिर है। उसने जम्मू से श्रीनगर चलता हुआ एक फ़्लाइट जहाज़ था, एक इंडियन एयरलाइंस का, उसको किडनैप किया, उसको हाईजैक किया, लाहौर ले गया, सवारियां नीचे उतारी और उसको उड़ा दिया। और उनको भी मुझे लगता है ऐसे लिटरेचर ही पढ़ाएगी होंगे किताबों में। बिल्कुल, ये सिंपल ये एक वाकया था। इस वाकये को इस किताब के अंदर 3 पेजों में ऐसी इज्जत अफजाई से लिखा गया कि जैसे वो पता नहीं उसने कौन सा। और मजे की बात बताऊं आपको क्या हुआ है, ये बड़े ज्यादा किताबें छापी नहीं गई हैं, वेरी स्मॉल नंबर में और वेरी लिमिटेड स्पेसिस में दी गई। मैं ओबराई की स्टेटमेंट सुन रहा था, जो उसके हेड है, वो कह रहा है जी रामबन, उधमपुर और एक डिस्ट्रिक्ट का नाम उन्होंने और लिया, नॉट इन कश्मीर। नहीं सर, जम्मू डिवीजन में बांटी गई, जम्मू डिवीजन में 128 कॉपीज। दिस इज टू बी अंडरस्टूड कि एक छोटी सी कॉपी बांट दो, फिर उसके रेफरेंस से 10 साल के बाद बताएंगे, 20 साल के बाद उसका इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, जो आज किया जा रहा है। हिस्ट्री खत्म कर देते हैं, सच पे वो झूठ बोल देते हैं। और मैं तो समझता हूँ इसके ऊपर अभी एक्शन 10 दिन की बजाय इमीडिएटली ये जो पूरा ट्रेल है ना, 1593 करोड़ की जो ग्रांट, 991 करोड़ जो खर्च, एक एक रुपए को ट्रांसपेरेंटली पब्लिक में लाना चाहिए कि कैसे खर्च किया गया पैसा, किन किन लोगों को अपॉइंट किया गया रहबर तलीम और इस सारे चीज़ों में, समग्र शिक्षा अभियान के अंदर किस तरीके से इन्होंने देखा ना। सॉफ्ट है 18,000 स्कूल्स हैं गवर्नमेंट के, और पीएम श्री को डाल के 300 कुछ स्कूल हैं पीएम श्री के। अब मानो 19,000 स्कूलों के करीब फंड्स आ रहे हैं, 19,000 स्कूल दिखाए जा रहे हैं। अगर 19,000 स्कूलों के अंदर अगर कंटेंट ऑडिट ही नहीं है, टीचर ऑडिट ही नहीं है, क्लास में वो क्या पढ़ा रहा है, किससे पैसे उसको आ रहे हैं, कौन सी फंडिंग कहां से उठा रहा है, और उसका एक मैक्रो विजन दिख रहा है दिल्ली में बैठे हुए लोगों को। और जो ट्यूशन कोचिंग सेंटरों में हमें मिला, जिस तरीके से उन्होंने मॉब जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट किया, मॉब मोबिलाइज किया ना उन्होंने, आज भी मॉब मोबिलाइजेशन हो रही है। पेपर लीकेज को एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम को समझते हुए एक्शन को इन्होंने उसको लेके गए दूसरी तरफ। अब किताबें दी जा रही हैं इस तरीके की। मुझे लगता है दिस ऑडिट हैज टू बी डन इन ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री कि किस किस्म की किताबें, तभी ये यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन लैंग्वेज पे नहीं देना चाहते। उर्दू आम लोगों को आती नहीं है, अब ये तो बाय चांस इंग्लिश में छापा था। हमें ये भी समझना पड़ेगा कि कई चीज़ें जो है अभी बाहर आएंगी चीज़ों में से निकल के, जो अभी तक नहीं आई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है रवीश, जो आज ये एक्शन स्टार्ट हुई है मीडिया आउटक्राई की बाद, पीपल्स फोरम की इस रिपोर्ट के बाद, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि भारत के भविष्य के साथ, जम्मू कश्मीर लद्दाख के भविष्य के साथ खेलने का किसी भी आइडियोलॉजी को कोई राइट नहीं है। भारत जम्मू कश्मीर के अंदर एक ही आइडियोलॉजी है, वो है भारत, भारत एज ए नेशन, भारत एज ए कंट्री। और उसको चैलेंज करने वाले जो लोग माइंडसेट लेके बैठे हैं, दे आर सपोज टू बी बुक्ड अंडर वेरियस, जिसको बोलते हैं ना भारत न्याय संहिता की जो धाराएं हैं, उनके बीच में इन लोगों को लाके इनके ऊपर इस तरीके से डिपार्टमेंटल इंक्वायरी से कुछ नहीं होगा। अगर OWGs हैं वो तो सामने से गोली मार रहे हैं, ये तो ब्रेन को ही डोप कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो देखिए मेरे लिए पर्टिकुलरली इसमें इससे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। कश्मीरी पोइटेस एक है, लल दद बोलते हैं उसको, लल्लेश्वरी,
नाम जिनकी से वो बड़ी मान सम्मान है, बिल्कुल वो और इवन poetess थी। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी उनकी इज्जत करते हैं और उनको मान देते हैं। लेकिन आप हिस्टोरिकली इस बुक में उसके बारे में मैं देख रहा हूं, तूने मुझे मेंशन किया बिल्कुल कि उनको गलत प्रटेक्स्ट उनको लिखा गया है। मुस्लिम बोला गया है कि वो एक मुस्लिम थी और पंडित्स को हेट करती थी। मतलब ये प्रोपेगेंडा का पीक था कि जो जिस लेडी हुआ ने क्या, मैं उसके लिए कारण बताता हूँ तेरे को, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हुआ क्या कि जो एक कॉमन टेक्स्ट होता है ना हमारा, जो हमारा आम जबान में हम बोलते हैं, किसी की तारीफ करनी हो, यार रब तुझे विक्रमादित्य बनाए। कश्मीर की सिविलाइजेशन में ललेश्वरी देवी जी जो हैं, उनको मुस्लिम फैमिलीज में भी बोलती हैं कि तू ललेश्वरी देवी जैसी हो, मतलब तेरी सोच हो वो लल डेड जैसी हो। शॉर्ट में क्या बोलते हैं उनको? लल डेड। हॉस्पिटल भी है। अंडरस्टूड। क्यों बोला गया? तो वो जो कश्मीरी लोकल उनका था ना, जिसको हम बोलते हैं डायलेक्ट था ना, उसमें वो इतने ऑनर्ड हैं कि जब अगर वो ऑनर को खत्म नहीं कर पाए तो उन्होंने ये रूट पकड़ लिया कि हम उनकी आइडेंटिटी को ही हाईजैक कर लेते हैं और आगे जाके बोलेंगे, जैसे पाकिस्तान कंफ्यूजन पे पैदा किया हुआ मुल्क। आज वो भारत की सिविलाइजेशन को लेके चल रहा है, अभी तक वो अरबों की लेके चल रहा था। अब उसको समझ में आया नहीं यार मैं ले लेता हूं इसकी आइडेंटिटी, तो वो सेम किया गया जो तू बात कर रहा था। उसके पीछे का माइंडसेट क्या था कि अगर हम लोग किसी को झूठ के ऊपर कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, उसके सच को अपना सच बना लो। तो जो उन्होंने कहा ना कि ललटेड वॉज मुस्लिम एंड शी हेटेड पंडित, ये उसी का तरीका है। जिस तरीके की आज वॉर चल रही है ना, कि बात ही झूठी फैला दो, बात ही झूठी कर दो, ताकि आने वाले एक बुक की लाइन को लेके पढ़ के बैठ जाएंगे, बोलेंगे देखो जी बुक में छपा है, इसको तो मानना पड़ेगा। ये था। आगे एक्सप्लेन आप करो। बिल्कुल। आज तक देखिए, आज तक जिस तरीके से पाकिस्तान हावी रहा है भारत के ऊपर प्रोपेगेंडा में, वो सिर्फ यही तरीका था कि किताबें छापिए आप और बाद में उन किताबों को कोट कीजिए, कुछ छापिए ताकि हजारों देखें ही नहीं उसको। बिल्कुल। और पॉइंट ये भी है, देखिए किताब जब छपती है, इंटेलिजेंस एजेंसी से लेके इतना सारा खर्चा, अगर मैं J&K की बात करूं, SRE इतना बड़ा खर्चा है, सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर, कि आप ऐसी चीज़ों को आप नकेल नहीं कर सकते कि किताब छप रही है। मेरा कहने का मतलब ये करना चाहिए आपको कि किताब छप रही है। सबसे पहले जो इसके राइटर हैं मिस्टर हिलाल के नाम से इसमें नाम है, जो दिल्ली में बैठे हैं, इन दोनों के ऊपर किताब दिल्ली पब्लिकेशन ने छापी है, ओबराय ने उसको लाया और अपने नाम से छाप दिया, टू कैच द टेंडर। इसके ऊपर भी काम होना चाहिए कि इनके लिंक्स कहां पे हैं। देखिए सबसे पहले एक FIR रजिस्टर होनी चाहिए उनके खिलाफ भी, जो राइटर्स है, और इसको पूरा चेक करना चाहिए कि ये सिंडिकेट, मुझे लगता है कि ये डीप रूटेड होगा। ये सिर्फ यही किताबें 2-4 नहीं लिखी गई है, और भी पता नहीं कितनी किताबें लिखी गई है, जिनमें अंदर देखिए हर पन्ने पे तो हर कोई आदमी जा नहीं पाता, लेकिन कहीं ये किताब जिस तरीके से आप देखिए कहां प्लेस की जा रही थी किताब। और ये मैं किताब उठा के कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी में बैठे और बोले जी भारत के सरकार के द्वारा प्रिंटेड टेक्स्ट किताब में ये लिखा गया है और उनके ही द्वारा अपॉइंटेड एक ग्रुप ने लिखा गया है, तो सच है, इसके ऊपर सच क्या होगा? और फिर उसको कौन जुटलाएगा? क्या आउटक्राई होगी उसके ऊपर? ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने ये चीज़ें काफ़ी देर से देखी, वॉच की, एंड वी आर विटनेस टू इट। हम लोगों से जब मिलते हैं ना, अब मुझे बताओ क्या ये सिमिलर नहीं है वैसे ही जैसे मकबूल भट्ट को हम थोड़ी के लिए छोड़ देते हैं, शबीर शाह, यासीन मलिक, जितना भी इन लोगों ने इस किताब में यासीन मलिक का जिक्र नहीं है, लेकिन शबीर शाह क्या है, शहीद अली शाह गिलानी जो कहता था इंडिया बनेगा पाकिस्तान, उनका माइंडेड था। और आज भी जो कश्मीर के मेन लीडरशिप है, थोड़े से वो 25-30 MLA लेके बैठे हुए हैं, जो कि बड़ा माइनर शेयर लेके बैठे हैं पूरे J&K का, अगर हम कंपेयर करें, उन लोगों के माइंड में क्या है जी, पाकिस्तान से बात करो। हम थोड़ी मना कर रहे हैं पाकिस्तान से बात करो, लेकिन हम सिटीजन ऑफ J&K हैं। हम पूरे भारत को ये कहना चाहते हैं, हमें समझ आ गया है कि जम्मू कश्मीर कभी पॉलिटिकल इशू नहीं था, जम्मू कश्मीर वॉज ए मिलिट्री इशू। बिल्कुल, अभी भी है, अभी भी ये मिलिट्री इशू है, और जो इसको मिलिट्री इशू नहीं मान रहा है वो भारत के हिस्ट्री में ब्लैक इंक से लिखा जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर वॉज अ पॉलिटिकल इशू अप टू द टाइम महाराजा हैज नॉट डिसाइडेड। जिस दिन महाराजा जी ने डिसाइड कर लिया कि ये जो मेरी रियासत है, ये मेरी सोवेरियन, मेरी हेरिडिटी जो राइट है, ये मैं भारत सरकार को दे रहा हूं, ये भारत का पार्ट होगा, उसके ऊपर अटैक होता है थ्रू बूट्स, थ्रू गन्स, और ये मिलिट्री इशू होता है। इस मिलिट्री इशू को जिन्होंने डिस्कशन डिबेट में लिया, ये सबसे बड़ी गलती की भारत की पॉलिसी मेकर्स ने और पॉलिसी में बैठे हुए लोगों ने। ये मैं पूरे शो आवाज से और 30 ईयर के अपने एक्सपीरियंस से और 15-18 साल का जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म का, मैंने हर चीज को कनेक्ट करके देख लिया। जम्मू कश्मीर का इशू इज ओनली अ बॉर्डर इशू, जो बॉर्डर हमारा इन्होंने श्रिंक करके लाया है बिल्कुल पास, इसको वहीं पे जाना है जहां महाराजा जी ने हैंड ओवर किया था। दिस इज द ओनली इशू,
यही डिस्कशन होना चाहिए इंटरनेशनल फोरम्स में, यही डिस्कशन होना चाहिए हमारे थिंक टैंक्स में। उसके बियॉन्ड अगर बाद में पहले बॉर्डर सीधा हो जाए फिर बात की बातें बाद में की जा सकती है। लेकिन जब हम ये बोलते हैं कि पाकिस्तान से डिलॉग करो, हम लोगों पे अटैक होता है 1947 में, हम करते हैं डिलॉग, मिलिट्री इशू नहीं बनने देते। फिर हम पे होता है 1965 में, हम मिलिट्री इशू नहीं बनने देते, हम जीता हिस्सा दे देते हैं। फिर होता है 71 में, हम फिर भी मिलिट्री इशू नहीं बनने देते। फिर प्रॉक्सी वॉर शुरू होती है, टपैक 1 टपैक 2, हमारे जवान बच्चे मरते हैं, हम कुछ नहीं कहते। आज हमारे बच्चों की एजुकेशन के ऊपर अटैक किया जा रहा है। ये दो इशूज हैं जिसको कैटेगरिकली बोलना चाहिए। एक रिलीजियस फैनेटिज्म इज यूज्ड टू क्रिएट अ वॉर अगेंस्ट इंडिया एंड इट इज अ मिलिट्री इशू। सामने से अगर कोई गन लेके बैठा है तो उससे बात नहीं की जाएगी डिप्लोमेटिकली। ये जो कह रहे रास्ते खुले रखो, ठीक है, डिप्लोमेटिक थॉट है, बोलो आप। जब पाकिस्तान के और इंडिया के मिलिट्री इशू को सॉल्व हो जाएगा, हम डिलॉग करें, आप डिप्लोमेसी करें, आप राइस दें, चावल बेचे, जो मर्जी करें। लेकिन जब सेंटर में बैठा हुआ बंदा जम्मू कश्मीर के इशू को बोलता है ये पॉलिटिकल इशू है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये अब्यूज है उन सब आर्मी के सेक्रीफाइसेस को, जो टेररिज्म में सेक्रीफाइस हुए बेल्ट फोर्सेस के लोगों का, और जो लोग 47 से लेके आया था सेक्रीफाइस हुए। 47 में भी जो हमारे जम्मू कश्मीर की रियासत की स्टेट फोर्सेस थी, जो उनका सेक्रीफाइस है, उनका भी अब्यूज है। जब इसको बोला जाता है पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिकल इशू नहीं है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर इज अ मिलिट्री इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इज अ इशू ऑफ वॉर, बिकॉज एक वॉर हुई थी और अगर पाकिस्तान नहीं सुधरता है तो दूसरी वॉर के लिए मैं तैयार रहना चाहिए। मुझे कोई वॉर मॉन्गरी की बात बोलता है ना, मैं उसको जो देता हूं जवाब। हम लोग वॉर को मानने वाले लोग नहीं है। भारत की सभ्यता में द्रौपदी के साथ जब इतना जुल्म हुआ, पांडवों के साथ इतना जुल्म हुआ, फिर भी वॉर की तरफ नहीं ले जा रहे थे, लेकिन युद्ध हुआ क्योंकि सामने वाला जो है वो युद्ध का परिणाम देख नहीं पा रहा है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या होने वाला है। लेकिन अगर यहां से लोग डिलॉग पे डिलॉग करेंगे, यहां पे लोग सॉफ्ट स्टेट अपनी बताएंगे, ट्रैक 2 की बातें करेंगे, तो हम लोग समझना चाहिए कि हम अपनी ब्लीडिंग करा रहे हैं बॉडी की, और उसका खमियाजा पूरा भारत भुगत रहा है। फ्रंट एंड पे जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जो नेशनलिस्ट माइंड के लोग हैं, जो दब रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, खराब हो रहे हैं, चाहे वो कश्मीर के हैं, चाहे वो लद्दाख के हैं, चाहे जम्मू के हैं। और पावर में बैठे हुए वो लोग हैं जो एक तरफ से सॉफ्ट बात करते हैं, दूसरी तरफ से बिरयानी गुस्ताफे खाते हैं जाके, तीसरी तरफ वो किसी कंट्री में बैठ के जाके डिप्लोमेसी की बात करते हैं, और यहां पे लोग लोकल यहां पे मर रहे हैं। और दूसरी तरफ उनके बच्चों को किताबें क्या पढ़ाई जा रही हैं कि जिन्होंने तुम्हारे बुजुर्गों को मारने की प्लानिंग की, जिन्होंने कम्युनिटी को पूरे एक्सोडस में डाल दिया, वो लोग जेल लेजेंड्स थे। मतलब कितनी बड़ी ये कॉन्स्पिरेसी है जिसके ऊपर बहुत वोकली हर एक को बात करनी पड़ेगी। आपने बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना कि हिट द बुल्स आई किया है, इस जो आपने अभी बात बोली। देखिए हुआ क्या, पाकिस्तान ने जब ऑपरेशन टुपैक तक, जो 1989 तक, तब तक तो देखिए अलग बात थी। जब 89 में पाकिस्तान ने एक फुल फ्रंट खोला और बोला कि मैंने कश्मीर को एनेक्स करना है, लेकिन उसको एक प्रॉब्लम थी कि कहीं इंडिया मेरे ऊपर फुल फ्लैज अटैक ना करे। अब बात को समझिए, क्योंकि वो फुल फ्लैज जंग वो सारी हार चुका और कभी जीत नहीं सकता, उसको पता था। तो ये जो ट्रैक 2 गैंग है ना, ये वो एंश्योर करता है कि इंडिया कभी भी इसको पूरे जंग की तरह ना ले, डिफ्यूज करता रहता है प्रेशर को। आप इंडिया जो है ना, इंडिया इसको समझे। सर ऑपरेशन मुझे बताइए 1925 में क्या होने वाला? मुझे एक बात बताइए, आप पॉलिटिकल प्रॉब्लम की बात है जो बोलते हैं जम्मू कश्मीर से पॉलिटिकल प्रॉब्लम, जो अपने आम लोग जो बोलते हैं। अब मुझे बताइए ये सिर्फ इंडिया ही क्यों मानता है? पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने क्लियरली इसको मिलिटरी तरीके से हैंडल किया। अभी तक भी आज पाकिस्तान कश्मीर को हैंडल मिलिट्री कर रहा है। आज आसिम मुनीर इज हैंडलिंग कश्मीर। नहीं, वो एक्शन कर रहे हैं। अगर पॉलिटिकल मैटर होता तो नवाज शरीफ और पीएम की बात होती। मैं आपको कुछ और व्याख्या करने की कोशिश कर रहा हूं कि आज के दिन जब हम बात कर रहे हैं, अभी भी शुपिया में हमारे पास खबर है कि एनकाउंटर चालू है, पाकिस्तानी ट्रेंड मिलिटेंट है और हमला कर रहे हैं, टेररिस्ट है। तो कहने का मतलब ये है कुछ हमें डूब कर दिया गया मिलिटेंट वर्ड यूज करके। हमारे जम्मू कश्मीर लीडिंग पेपर्स ने मिलिटेंट बोला, हमारे मुंह से निकल जाता है। हमारे जम्मू कश्मीर के लीडिंग पेपर्स ने मिलिटेंट बोला और दुनिया ने एक्सेप्ट किया। हम डॉक्यूमेंट्री बनाने और न्यूज के बीच में बैठ के 100 कुछ एनकाउंटर्स हमने मैसेकर्स कवर किए, रिलीजन के नाम पे मारा गया, तभी हमारे मुंह से पूरे भारत में किसी को पता ही नहीं है। और अब मैं तो कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के मुस्लिम्स को भी आगे आके जाके बात करनी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम्स को भी मारा गया है। आपको पता है जब इन्होंने यहां पे रविश टेररिस्टों को भेजा, पहले आया जेकेएलएफ में पढ़े लिखे लोग थे जिनको बोला गया था कि आपकी यही किताबें, ऐसी किताबें उस टाइम की, क्या पता कागजों पे लिख के पढ़ाएगी, क्या पता वो कौन से एजेंसीज काम कर रही थी, उनको क्या क्या उन कमरों में। हम पापा मेरे बोलते थे मुन्ने ब्रेन वॉश होता है, शिवांग ब्रेन वॉश होता है। हमें नहीं पता ब्रेन वॉश क्या होता है, छोटे थे ना, 9th-10th में पढ़ते थे, कहते ब्रेन वॉश हो जाता है, इंसान ना अपनी बात नहीं सुनता। ये जब ये पंजाब में हुआ ना टेररिज्म, तो पापा हमें बताते थे
ही वॉज ऑल्सो अ थिंकर कि ब्रेन वॉश हो जाता है इंसान का, ब्रेन ही चेंज कर देते हैं। तो ब्रेन वॉश के टूल्स उस टाइम क्या थे? क्लास में बैठो, बात करो, इधर उधर से उनको मैनेज करो। यासीन मलिक मैनेज हो गए, सारे हो गए, लेट अस अंडरस्टैंड, सारे हो गए। लेकिन जब यासीन मलिक को समझाया पाकिस्तान यूज कर रहा है हमारे को, तो उन्होंने उन्हीं के ग्रुप्स के लोगों को मारा। जब कुके बरे बाहर निकल गया, शबीर शाह उससे बाहर निकला ना, यासीन मलिक ने भी गन छोड़ दी। फिर उसके ऊपर जो मर्डर के चार्जेस लगेंगे वो तो क्रिमिनल एक्ट लगेंगे। लेकिन उनको जब समझ आया तो उन्होंने फिर वहां से हाफिज सईद भेजा। 208 के करीब उन्होंने अलग अलग एजेंसीज भेजी, बिल्कुल ग्रुप्स। हाँ, और हमें ट्रैक टू वाले समझा रहे हैं दिस इज अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम, दिस इज अ पॉलिटिकल वो प्रॉब्लम। मिलिट्री इतनी अमेज कर रहा है अपनी, वो तजाकिस्तान से लेके सेंट्रल एशिया से लोग लेके आ रहा है। आर्मी ऑफिशियली ट्रेन कर रही है हाफिज सईद के चेहरे के थ्रू, दाऊद के थ्रू, सेंट्रल एशिया के लोगों को, दिस इज व्हाट अल्जीरिया, अफ्रीका के लोगों उनको बोला गया कि यहाँ पे इस्लाम को फॉलो करने वाले लोगों को सप्रेस किया जा रहा है। उन्होंने नहीं बोला कि हम लोग उधर जाके डोडा की किसी पहाड़ी पे धर्म पूछ के उसको मार रहे हैं, और अगर वो बदले में अपने आप को बचा रहा है तो उसके बचाने वाली एक्ट को हम बोल रहे हैं जी जुल्म हो रहा है। तो ये जो झूठ की लड़ाई चली ना, ये डिप्लोमेसीज में होती है। जैसे कतर की लड़ाई में हमने कंप्रोमाइज क्यों करना था? जब हम जीत रहे थे हमने वापस क्यों आना था? मिलिट्री के इशू को मिलिट्री ही हैंडल कर सकती है। जब हम कुरुक्षेत्र की लड़ाई देखते हैं ना रवीश, मैं बड़ा बार बार ना महाभारत देखता हूं, क्योंकि भारत की सिविलाइजेशन में जवाब है, हिंदू मुस्लिम सिख सबको पढ़नी चाहिए। वो कहते हैं कि जब युद्ध होता है ना, फिर योद्धा वार्तालाप नहीं करते। आज हम अपनी आर्मी को भी डिमोरलाइज कर लिया। आप देख लीजिए 2-4 एक्ट जो हो रहे हैं, पीछे वो कनेक्टेड फील हो रहा है मुझे। देखिए आईएसआई बहुत प्लानिंग से काम करती है। जिस तरीके से हमने आईएसआई की वर्किंग देखी है पिछले 30 साल से, होमवर्क की बात अगर हम करें तो मुझे पाकिस्तान की पॉलिसी क्लियर है भारत को लेके और भारत के इंटरेस्ट को लेके, और पाकिस्तान की जो स्टेट है उसकी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। देयर होमवर्क इज वेरी क्लियर एंड देयर पॉलिसी इज वेरी क्लियर। इंडिया इज डूइंग मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। इस बार उम्मीद हुई थी हमारे को, बिल्कुल इस बार उम्मीद हुई थी कि जो पॉलिसी ली गई ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, दिस इज द पॉलिसी, तब से शांति है अभी तक। देखिए दिस इज अ पॉलिसी। लेकिन फिर से ये जो शगुफे छोड़ना शुरू कर दिए, ये बुक बता रही है हम आपको अंदर से भी कमजोर कर रहे हैं और बाहर से आपको हम कह रहे हैं हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लाक्षागृह हुआ, पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह हुआ, पांडव ने माफ कर दिया। फिर उन्होंने इंद्रप्रस्थ गलत जगह दिया गया, उनको ऐसे गांव दिए गए जहां पे कल्टीवेशन नहीं होती। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, भाई लोग हैं, छोड़ दो, पहले भाई हैं हमारे चाचे के बेटे, छोड़ दो। फिर उनको जुए के लिए बुलाया गया, फिर खत्म हुआ। फिर उनकी वाइफ की बेइज्जती की गई, फिर उन्होंने ज्ञातवास ले लिया, फिर उनको ज्ञातवास में ढूंढा गया। एक के बाद एक बिट्रेल होने के बाद उन्होंने कहा 5 गांव दे दो, खत्म करो। इंडिया उस पॉलिसी के ऊपर चलते हुए मुझे नहीं समझ में आ रहा कितनी और सैक्रिफाइस करेगा। हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर ऐसे प्लेस कर दिए जा रहे हैं, समग्र शिक्षा अभियान में इस किस्म की बुक्स को अलाउ कर दिया गया, किताबें पहुंच भी गई, और हम लोग कह रहे हैं नहीं जी हम लोग डिप्लोमेसी की बात करेंगे। पाकिस्तान को कॉन्क्रीट कोई बुक छोड़ने के पहले एक भी इंच जो जगह पाकिस्तान के इलीगल ऑक्यूपेशन के अंदर है, वो हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को वापस चाहिए। हमारे राजा जी आज दुनिया में नहीं है, बट प्रजा संतान होती है। जो हमारी टेरिटरी राजा जी ने दी थी भारत की सरकार को, और उसको स्ट्रक्चर बना दिया था साइन के पहले, क्योंकि ब्रिटेन में बैठ के रानी के सामने बैठ के महाराजा हरि सिंह जी ने कहा था आई एम इंडियन, मुझे इंडिया के इंटरेस्ट के साथ पूरा इन्वॉल्वमेंट है। और वहीं से उनको समझ में आया कि ये जो राजा है सबसे बड़ी टेरिटरी का, ये तो पहले ही पार्टीशन के पहले ही इंडिया के साथ क्लैरिटी के साथ जा रहा है। और जो ग्रेट गेम का मसला था उनको क्लियर था रशिया के साथ, उनके जो कंट्रडिक्शन चल रही थी और उसका क्या सिग्निफिकेंस था इस टेरिटरी के साथ, उन्होंने वहां से कॉन्स्पिरेसी शुरू की और वहां से ही मिलिट्री इशू बन चुका था। और वो मिलिट्री इशू अंग्रेजों का जर्नल दोनों साइड करने देता, वहां पे डिसीजन लेने का टाइम था। चलो उस टाइम जो हुआ, आज हम क्यों चुप हैं? आज हम क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये मिलिट्री इशू नहीं है? सबसे पहले पूरे भारत के बच्चों को बताना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर का टेरिटोरियल इशू इज अ मिलिट्री इशू एंड इशू अगेंस्ट द नेशन, अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, एज द ह्यूमैनिटी, एंड पर्टिकुलरली अनदर डिमेंशन डेमोग्राफिक यूज ऑफ क्या बोलते हैं पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट एंड डेमोग्राफिक यूज ऑफ पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट टू एक्ट इन डेमोक्रेसी एंड एक्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट, एक्ट अगेंस्ट नेशन एंड इट्स सिविलाइजेशन। पाकिस्तान कहना शुरू हो गया कि मैं हूं असली सिंधु घाटी की सभ्यता। कल को ये भी कह सकता है राम भी जो थे वो सनातन को मानने वाले नहीं थे, वो तो बेसिक लव कुछ तो लाहौर है। तो हमारे आने वाले 100 साल के बाद हम तो बोलेंगे शायद अब वही सही बोल रहे हैं, तरीका ही है वही, शायद वही सही बोल रहे हैं। और हमारी क्या तैयारी है, हम क्या बोल रहे हैं कि हम लोग डिस्कशन डिबेट्स करेंगे,
हाँ, और ऐसी किताबें बच्चों को पढ़ाएंगे अपने। ऐसी किताबें बच्चों को पढ़ाएंगे। क्या बोलते हो आप इसके बारे में? देखिए, बिल्कुल ये एक अलार्म बेल है मुझे लगता है पूरे राष्ट्र के लिए। हमें समझना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान है ये मल्टीपल डायमेंशंस पे ऑपरेट करता है अपनी तरफ से। देखिए, पाकिस्तान बहुत क्लियर है, उसको पता है कि आई हैव टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स ताकि वो सरेंडर करके कश्मीर मुझे दे दे। ये उसकी क्लियर पॉलिसी है। और इंडिया को ट्रैक टू और ऐसे लोगों के थ्रू जो एक मैं कहूँगा डाउज, देखिए ना, बोला गया ना, आप देखो ना, जितनी भी आज खबर चली, पहले ये चला, इसके ऊपर मैं एक और बात करना चाहूंगा, गवर्नेंस की बात करूंगा। हमने 370 टूटने हुए देखा, उसके पहले हमने गवर्नेंसेस देखी, अपॉइंटमेंट्स में करप्शन, मैनिपुलेशंस। आज सामने चीजें आ रही हैं आरटीआई के बाद, ठीक है। आरटीआई को भी कमजोर कर दिया गया। गवर्नमेंट को बड़ा अलर्ट होना पड़ेगा सेंटर में बैठे हुए लोगों को, जिनके थ्रू इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो सिंसियर नहीं है। वो वेट कर रहे हैं कि सेंटर कब चेंज होगा, वो वेट कर रहे हैं कि कब जम्मू कश्मीर की सरकार चेंज होगी। आज ही उन्होंने, ब्यूरोक्रेसी ने अपनी लॉयल्टीज बदल दी हैं। दे शुड बी टेकिंग थिंग्स वेरी स्ट्रांग हैंडेडली। उनको समझना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 6 सालों में जिस तरीके से एलजी साहब ने पूरी कोशिश कर दी जोर लगा के, आज वो ड्रग्स को खत्म करने के लिए सेंटर से आया ना, भारत से एक युग पुरुष आया ना उठ के, जो जम्मू कश्मीर के बच्चों को ड्रग्स से बचा रहा है। और जैसे ही पता लगा ये चीज हुई, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज गॉन टू उमर अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि बात क्या की उन्होंने, मैं सुन के हैरान हुआ। बुक्स के बारे में कह रहे हैं आप शोर मचा रहे हो, लेकिन आप ये बात नहीं पूछ रहे कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ बात करने की एडवोकेसी क्यों की। मतलब दिस इज टू अंडरस्टैंड कि व्हाट पॉलिसी दे आर हैविंग, व्हाट माइंडसेट दे आर हैविंग। तो इनको जवाब एक ही देना पड़ेगा कि बेशक एलजी साहब को आज इलेक्शन के बाद अपना डिपार्टमेंट उनसे डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी, लेकिन आज उन्होंने एक्शन कर दी है। ही हैज सस्पेंडेड हिम। राइट, 8 लोगों को सस्पेंड किया। मैं कहता हूं डिसमिस कर दो नौकरी से इनको, खाली ब्लैक लिस्ट से काम नहीं, पहले तो बुक करो, इनके अकाउंट सारे चेक करो, इनको ऊपर नीचे खंगालो कि कितने और इनके सिंपथाइजर बैठे हैं गवर्नमेंट के अंदर, बिल्कुल कौन कौन सा अफसर बैठा हुआ है। क्योंकि मैंने जो अंडरस्टैंड किया, मैं डिफरेंट स्कीम्स में जाके देख रहा था, जिस जेल में भद्रवाह की शेख अब्दुल्ला साहब को रखा गया, भद्रवाह को जिसको बोलते हैं ना, इसे मतरेय से भी बुरा, स्टेप मदरली ट्रीटमेंट भी बोलना कम होगा, एक एनिमी के तौर पे ट्रीट किया गया। इतना अच्छा एरिया, इतना खास एरिया चुन चुन के वहां पे अलाउ किया गया बाय डिफरेंट रजीम्स कि जंगलों को एक्सप्लॉइट किया जाए। और जो कम्युनिटी वहां पे ऑनेस्ट काम कर रही है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उनको डाउन प्ले करो। और जो वहां पे प्रपोर्टेड लीडर्स डाले गए, उन लोगों के थ्रू उसको मैनेज करो। और उसका नतीजा क्या हुआ, डेवलपमेंट जम्मू में हुई नहीं तो 80-100-150 किलोमीटर जो एरिया यहां से दूर था रवीश, दैट कुड हैव फेड एंड दैट कुड हैव एनरिच्ड द होल एरिया। तो ये किताब, एक खाली किताब की प्रिंटिंग को लेके नहीं चलेंगे हम, इसके थ्रू पूरी चीज़ों को एक्सपोज करने की अभी हमने बैठ के कोशिश की, आपने भी कोशिश की, इसको और आगे बढ़ाना और लोगों को रिक्वेस्ट करनी है जाके सच पता करें। अगर आप भारत को प्यार करते हैं, जहां जहां पे भी, मैं कहता हूं जहां जहां पे भी हमारे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट की गई, वहां पे आप जाएं एज ए टूरिस्ट, वहां रहें, ऑफिस को अलाउ करें, पुलिस आपको प्रोटेक्ट करे। हर भारतीय को आना चाहिए अपना यात्रा में चेक करने के लिए। हाँ, भारतीयों को वैष्णो माता आना चाहिए, कश्मीर जाना, देखना चाहिए कि हमें क्या सुनाया जा रहा है और यहाँ के लोग क्या भुगत रहे हैं। अगर दिल्ली में कोई प्रॉब्लम, जम्मू के लोगों को जाना चाहिए, मध्य प्रदेश में प्रॉब्लम, जम्मू से जाना चाहिए, साउथ में कोई प्रॉब्लम है, जाना चाहिए। वी आर अ कंट्री, और हम कंट्री इसलिए नहीं है कि हमें जोड़ा गया, हम कंट्री है बिकॉज अवर सिविलाइजेशन इज सेम। हम एक डीएनए से निकले लोग हैं। अगर उस डीएनए पे पाकिस्तान आके माफी मांगता है, तो महाभारत का एपिसोड मुझे याद आता है कि दुर्योधन अगर आके मांगता किससे, युधिष्ठिर से, कि मैं तेरा छोटा भाई हूं, मुझे ये दे दे, कहता मैं दे देता। उसने युद्ध सिलेक्ट किया, तो फिर कृष्ण जी ने कहा जो युद्ध की बात करने है उसके साथ वार्तालाप नहीं होती। पाकिस्तान टेररिस्ट भेज रहा है, पाकिस्तान फंड दे रहा है, पाकिस्तान ड्रग्स बेच रहा है, उसका रजीम पूरा हमारी बॉलीवुड को हैंग करके बैठा है, और हम यहां पे कह रहे हैं हम टॉक्स करेंगे। इट इज अ मिलिट्री इशू विद पाकिस्तान। उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, फिर उसको समझ आएगा कि मुझे टॉक करनी है, और फिर भी वो तैयारी करेगा अगले 20-25 साल, मैं फिर पावरफुल हूं, फिर मैं इंडिया पे अटैक करूं। ये है सच, जिसको आंखें बंद करके देखने का मतलब होगा अपनी आने वाली जनरेशंस को एक अंधेरे कुएं में डालना। क्या बोलता है तू? बिल्कुल, देखिए मैं इसको ऐसा लेता हूं कि जो भारतीय है, जैसे आपने बोला हर भारतीय को एमपी का भी देखना चाहिए, और आज पाकिस्तान खुद बोलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को वो मानते हैं, वो उसी का पार्ट है। तो ये एक हर भारतीय के ऊपर दायित्व है कि जिस तरीके से एक रजीम ने
सिंधी भाइयों को, बलूच भाइयों को, हमारे खैबर पख्तूनवा के भाइयों को एक, मैं कहूँगा उनको एक कॉलोनी टाइप बना के रखा हुआ है, उनको बंधुआ मजदूर बना के रखा हुआ है। जॉब्स की मैं बात करूँगा, अगर नौकरी मिलती है पाकिस्तान में 50 नौकरियाँ लाहौर को, पंजाब को मिलती हैं, 11% जो है 11% खैबर पख्तूनवा, 18% कराची सिंध, बलूचिस्तान 7%, पीओके 1%। कहने का मतलब है कि पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी है, और ये हमारा ये मैं कहूँगा कि ये हमें अपने भाइयों के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी सेम जीन्स के हैं, हमको लिंक करते हैं वो। तो तरीका जो है पाकिस्तान को ख़त्म करने का तरीका जो है कि उसको, जो डोवल साहब है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसको काफ़ी और तरीके से काफ़ी सारे 10-20 हज़ार धुरंधर भेजने पड़ेंगे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ये हमारी जिम्मेवारी है कि ये अखंड भारत का पार्ट था, ये सारा इलाका जो था अखंड भारत का पार्ट था। जब तक पाकिस्तान के 4 टुकड़े नहीं होंगे ये हमले होते रहेंगे। क्योंकि पाकिस्तान की जो एग्जिस्टिंग एज ए कंट्री हुई ना रवीश, वो एंटी इंडिया उसका बेस ही नहीं है। हाँ, एंटी इंडिया है ना, सिर्फ उसका बेस एक ही है कि भारत की सिविलाइजेशन को आपने अपनी सिविलाइजेशन, आपने भारत की सिविलाइजेशन को इस तरीके से यूज करवाना है कि वो अपने ही लोगों के खिलाफ, अपने ही सिविलाइजेशन के खिलाफ हो। पाकिस्तान को समझ आ गया कुछ लोगों को, वो लोग आगे आए ना, और अगर वो उन्हीं लोगों के साथ जुड़े रहेंगे तो महाभारत में क्या हुआ, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सारे लोग पॉजिटिव थे, लेकिन ये गलत के साथ थे। तो दुर्योधन तो ढूंढना पड़ेगा ना पाकिस्तान को अपना, कौन है उनकी आर्मी में, कौन है उनके वहां पे। अगर उस दुर्योधन के हिसाब से चलेंगे तो वो दुर्योधन अगर फेस बन के आता है तो यहां से डायलॉग थोड़ी होगा, वहां से डायलॉग थोड़ी होगा। लेकिन ये डायलॉग किया जा रहा है, मैं उसके खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं। मेरिट तो बताओ किस बात के लिए। अगर आज भी शोपियां में गन पकड़ी जा रही है, आज भी ड्रोन वहां से फेंक रहे हैं ड्रग्स, तो हम किस बात की बात कर रहे हैं? वही तो आज भी फॉरेन की यूनिवर्सिटियों में पाकिस्तान फंड कर रहा है पाकिस्तानी, जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी थे उन्हीं के एड्रेस को कर रहा था ना आसिम मुनीर पिछले साल अप्रैल में, कि मुझे जगलर वेल है हमारी, और उन्होंने जाकर जगलर वेल को फंडिंग कर दी। नैरेटिव वॉर शुरू होगी, और इंडिया के कुछ पत्रकारों को पैसे मिल रही हैं जो उसको कर रही हैं। पत्रकारों को एक्सपोज हो जाते हैं तो टीचरों को फंडिंग कर देते हैं, चलो प्रोफेसरों को फंडिंग करते हैं, चलो ब्यूरोक्रेसी को फंडिंग करते हैं। ये पूरा एक नेटवर्क चल रहा है जिसको इस किस्म की डेवलपमेंट एक्सपोज करती हैं, और जो फोरम जिस पे काम कर रहे हैं उनकी कहीं पे कोई इंफॉर्मेशन आए, ये हमारा नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग बियॉन्ड जर्नलिज्म की जो हमारी ताकत है ना, बियॉन्ड जाके इस पे काम करें। क्योंकि जब नेशन की बात आती है ना, तो राष्ट्र से ऊपर कोई भक्ति नहीं है, और राष्ट्र से बड़ा सेक्रीफाइस कोई नहीं है, अगर उसके लिए हम तैयार होते हैं। यही है भारत की सिविलाइजेशन। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से मैंने बोला कि ये चलता रहेगा, और हमें इसका जो सोल्यूशन है हमको क्लैरिटी से समझना पड़ेगा। पाकिस्तान का भी यही इलाज है। देखिए, ये ट्रैक टू और ये सारी चीज़ हमको रोकने के लिए है, हमारी हाथों पे बेड़ियां बांधने के लिए, ताकि हम एक्ट ना करें जो पाकिस्तान जो भी कर रहा है उसको करने दें हम। तो हमको ये क्लियर समझना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक काम करो, मैं एक बात बताता हूं, लेट्स डू वन थिंग। जितने ये सॉफ्ट टॉक करने वाले लोग हैं ना, जितने भी XYZ, मैं देख रहा था कोई रिटायर्ड डिप्लोमेट्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, जब इंटरव्यू आया मैं देख रहा था, इन सबकी फैमिलीज को ना प्रॉब्लम सेंटर्स में रख दो कि आपने अगले 1-2 साल जो है ना शोपियां में रहना है विद योर फुल फैमिली। आपने अपने बच्चों को 9-10 रेट्स में पढ़ाना है, जम्मू कश्मीर में जाके फलाने एरिए में, कुकरनाग में आपके बच्चे पढ़ेंगे। वहां पे आपके बच्चे जहां जहां पे भी इन्फिल्ट्रेशन है, जहां जहां पे आप एक काम करेंगे, बड़ा अच्छा एरिया हमारा डोडा वाला, बड़ा अच्छा मौसम है। आप क्या गर्मी में दिल्ली में बैठे हो साउथ एक्स में, वहां से आपको देते हैं, हम आपको कोठी बना के देते हैं यहाँ पे, आप यहाँ रह के बैठो। अब बताओ, ये मिलिट्री इशू है या ट्रैक टू इशू है? फिर इनको पता लगेगा मर रहा है यहाँ पे एक आम आदमी। सुबह वो दराटी लेके जाता है जंगल में, कटा हुआ शेर मिलता है उसका, और भेजा हुआ पाकिस्तानी आदमी होता है वो जो मार के जाता है, और उसको बचाने जब आर्मी आती है तो उसको यहां पे रोकने की कोशिश की जाती है, क्योंकि दिल्ली बैठा हुआ आदमी कोई पीस की बात कर रहा है। द सेम इज हैपनिंग इन लद्दाख ऑल्सो। गलवान में क्या हुआ, और कोई लोग पीस की बातें कर रहे हैं वहां पे। सर, जब आगे से गन चलती है ना, उसका जवाब डिप्लोमेसी से नहीं दिया जाता, गन का जवाब तोप के गोले से दिया जाए। भारत की सिविलाइजेशन है। अर्जुन के सामने खड़े होने के लिए भीष्म पितामह को हिम्मत चाहिए थी, और जब अर्जुन अपना तीर चलाता था ना, गिन नहीं पाते थे भीष्म पितामह। भारत की शक्ति है, भारत की सेना है, भारत के अंदर पैट्रियोटिज्म, और सबसे बड़ी बात, भारत के अंदर सिविलाइजेशन है सच्ची। जितना मर्जी खोदोगे राम निकलेगा, अर्जुन निकलेगा, फैमिली सिस्टम निकलेगा, एजुकेशन सिस्टम निकलेगा, ठीक है ना। अंदर से जितना खोदेंगे उतना अच्छा निकलेगा। और कोई कह रहा है खोदो मत, इसको दबे रहने दो, तो भाई जितनी आप दबा के रखोगे उतनी मजबूती से कोंबले फूटेंगे, फूट रही है। IT का सबसे ज्यादा अगर प्रॉफिट किसी को हुआ एज ए नेशन, भारत को हुआ। जब से ये 3G 4G आया, सबसे ज्यादा बताओ ट्रेंड क्या कर रहा है? जितने भी हमारे रिचुअल्स हैं, जितने भी हमारे सोशल रिचुअल्स हैं, जितने हमारे सिस्टम है, सब ट्रेंडिंग है। फूड से लेके
टर्मरिक मिल्क तो पूरे वर्ल्ड में बन गया आज की डेट में बेस्ट ड्रिंक, बना नहीं बना? फास्टिंग इज ट्रेंडिंग, वन टाइम फूड इज ट्रेंडिंग। ये सारे किस सिविलाइजेशन का पार्ट है? कौन सी इजिप्शियन सिविलाइजेशन का ये पार्ट है? भारत की सिविलाइजेशन का। इसी तरह युद्ध के लिए जो आइडियोलॉजी है वो भी भारत की सिविलाइजेशन देखी कि लास्ट रिजॉर्ट है, बट वंस इट इज डिसाइडेड फिर डायलॉग, युद्ध की भूमि में बात नहीं होती। अर्जुन को गीता का यही बोला गया, अब युद्ध शुरू हो चुका है अर्जुन, अब युद्ध करना ही तेरा धर्म है। तो भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो चुका है। 1947 के बाद डायलॉग करके अपनी जगह चला जाता। एक युद्ध, दो युद्ध, तीन युद्ध, अब 89 से लेके हम 2026 में बैठे हैं। यार कितना युद्ध करना है? 35-36 साल से युद्ध लड़ रहे हैं, अभी भी हम सोच रहे हैं कि हम डायलॉग करके कंप्रोमाइज करते हैं और आगे देखते हैं। आगे देखना नहीं पड़ेगा। रिसीड होते होते ना हम लोग कहां पहुंचे हैं? जम्मू की यहां से 12 किलोमीटर दूर तक, यही रह गया ना। बिल्कुल। हम क्या वेट कर रहे हैं कि हमें रिसीड होकर आगे पहुंच जाना है? और भाने जो मर्जी बनाए, भारत का पासपोर्ट और भारत का सिटीजनशिप रहने का राइट उसी आदमी को है जो भारत की आइडियोलॉजी में बिलीव करता है और जिसका भारत का डीएनए है और जिसका दिल भारत के इंटरेस्ट के लिए धड़कता है। उसके अलावा कोई भी यहां पे इमिग्रेंट है, चाहे वो जितना मर्जी यहां का स्टेट लेके बैठा है। और हिलाल जैसे आदमी का तो सबसे सिटीजनशिप कैंसिल कर देनी चाहिए कि जिस आदमी ने इनोसेंट लोगों को मारने के लिए प्रोवोकेशन दी, जिसने छोटे बच्चों के हाथ में पत्थर पकड़ाए, जिसने 300 रुपए की फंडिंग के ऊपर चलाया, शेर अली शाह गिलानी जैसा आदमी, उस आदमी को तो महिमा मंडल कर रहा था और तूने छापने की हिम्मत कर दी। तो ये बुक खाली एक छोटा एपिसोड नहीं लेना चाहिए रवीश, इसको एज एजुकेशनिस्ट मैं बता रहा हूं। ये एक बुलेट से खतरनाक चीज है। बुलेट को आप एक बंदा मारेगी, ये एक लिखी हुई लाइन जो है ना, ये आने वाली सारी जनरेशनों को एक झूठे नैरेटिव में डाल के झूठ के साथ आगे चला लेगी, जो दुर्योधन को झूठ बोला गया था शकुनी के द्वारा। और पूरी भारत की संस्कृति में ब्लैक स्पॉट बन गया महाभारत का युद्ध। व्हाट डू यू से? बिल्कुल। मेरा दर्शकों से भी अनुरोध है कि आपके क्या विचार हैं इस सारी डिस्कशन के ऊपर, कृपया कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।